जैसा कि हमारे बंधु आलोक जी ने अभी सूचित किया कि इस बार यह 2 सप्ताह का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, वह 4 संस्थान एकजुट होकर कर रहे हैं और इस द्विसाप्ताहिक संकाय संवर्धन कार्यक्रम में जिसका कि विषय साहित्य, भाषा, समाज, राजनीति और दर्शन अंतर विषयक संदर्भ है, उसमें आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। इस संकाय संवर्धन कार्यक्रम के दौरान बंधुओं हमने अनेकानेक विद्वानों को सुना है और आज देश और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के ऐसे ही चोटी के एक विद्वान हमारे साथ उपस्थित हैं और सर जैसा कि आलोक जी ने अभी परिचित कराया, प्रोफेसर मिश्र, आपका नाम ही आपका परिचय है सर, परंतु प्रतिभागी बंधुओं के लिए मैं संक्षेप में आपका परिचय रखना चाहती हूँ। आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति रहे हैं। प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र दिल्ली विश्वविद्यालय के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर अध्यक्ष के पद पर लंबे समय तक कार्यरत रहे। इसके साथ आपने भोपाल विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। गोरखपुर विश्वविद्यालय से आपका विशेष लगाव रहा। शिक्षण के साथ साथ अनेक प्रशासनिक दायित्वों का भी निर्वहन आपने किया है। यह सूची लंबी है जिनमें से मैंने कुछ बिंदु उठाए हैं प्रतिभागी जनों को सूचित करने हेतु। सर, आप डीन रिसर्च ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज दिल्ली विश्वविद्यालय रहे हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर एशियन एसोसिएशन ऑफ इंडिजिनस एंड कल्चरल साइकोलॉजी, member of the International Advisory Board of Center for Indigenous and Cultural Psychology Indonesia, member Executive Council, National Academy of Psychology, Chairman Psychology Curriculum Committee, National Institute for Open Schooling, NIOS, Chairman Psychology Curriculum Committee, CBSE भी आप रहे हैं। इसके साथ ही मेंबर रिसर्च प्रोजेक्ट कमेटी, ICPR, काउंसिल मेंबर, ICSSR, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स दिल्ली विश्वविद्यालय। जैसा कि आलोक जी ने बताया कि हॉस्टल से भी कई हॉस्टल्स सर का बड़े पदों पर जुड़ाव रहा, आप संरक्षण करते रहे। इसके साथ आप मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज भोपाल विश्वविद्यालय रहे। आपकी रुचि और विशेषज्ञता के विषय सोशल साइकोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, कल्चरल एंड इंडिजिनस साइकोलॉजी इत्यादि रहे हैं। आप एक बेहतरीन और अत्यंत छात्र वत्सल शिक्षक रहे हैं। स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरल स्तर पर आपने छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया है और आपके सानिध्य में अनेकानेक शोधार्थियों ने एमफिल पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। अनेक पुस्तकों का प्रणयन आपने किया है, कई मोनोग्राफ सृजित किए हैं और हम कहें तो स्प्रिंगर, सेज, पियर्सन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस आदि से आपकी रचनाएं प्रकाश में आती रही हैं। कुछ पुस्तकों के नाम मैं लेना चाहती हूँ। साइकोलॉजी एंड साइको एनालिसिस, फाउंडेशन ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, हैंडबुक ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से आई है, फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी जो कि 2 भागों में एनसीईआरटी से है, यानी स्कूल लेवल से लेकर पोस्ट डॉक्टरल लेवल तक सर का जो मनोविज्ञान का जो उनकी पुस्तकें हैं वे लाभ पहुंचा रही हैं। आपके रिसर्च पेपर और जर्नल समय समय पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में प्रकाश में आते हैं। आप ICSSR, ICPR आदि संस्थानों के साथ मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट में संलग्न रहे। कई सम्मानों से आपको नवाजा गया है और सर ने बहुत सारी पुस्तकों का संपादन भी किया है। साइकोलॉजिकल स्टडीज के एडिटर रहे हैं, बहुत ही ख्यात और चर्चित रही है यह। अनेक सम्मानों से सर को नवाजा गया है, जिनमें कुछ के नाम मैं लूं। नेशनल फेलोशिप ऑफ ICSSR 2010, फुल ब्राइट नेहरू लेक्चरशिप फेलोशिप एट न्यू स्कूल ऑफ सोशल रिसर्च, न्यूयॉर्क 2012। आप विजिटिंग फैकल्टी अंडर ICSSR ESRC प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, ब्रिटेन रहे। कन्वीनर एंड प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी। इसके साथ ही आपको he has also been conferred the National Award for his contribution in the field of social sciences for the year 2009 by Government of Madhya Pradesh। और इन सब के साथ साथ ये मन के विज्ञान से सर तो परिचित है ही, भाषा के विज्ञान से और अंतरात्मा का विज्ञान जो साहित्य होता है उससे भी आपका बहुत बहुत जुड़ाव है। सर, इस मंच पर हम सब आपका बहुत स्वागत करते हैं, बड़े अदब से सम्मान से आपका स्वागत करती हूँ और आज जिस विषय पर
आप हमें संबोधित कर रहे हैं, वह विषय है साहित्य और समाज में मनोविज्ञान। तो सुधीजनों, मैं फिर से स्वागत करती हूँ प्रोफेसर मिश्र का और मंच उनको सौंपती हूँ। प्रोफेसर मिश्र। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। साहित्य, मनोविज्ञान और समाज, ये तीनों बड़े व्यापक विषय हैं और इन सबको समझने की अनेक दृष्टियां हैं और उन सबके ऊपर चर्चा करना संभव नहीं है। मैं कुछ बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हम सब लोग साहित्य को, जो वाङ्मय कहलाता है और जो हमारी वाक की शक्ति है, हम लोग सुनते हैं परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, तो कहीं न कहीं इसका संबंध हमारे अंतर जगत से है और भाषा के माध्यम से जो रचना हम सामने ले आते हैं वह हमको अभिव्यक्त करती है और साथ ही समाज में व्यवहार के संयोजन का भी कार्य करती है। तो अंतर की अभिव्यक्ति, आभ्यंतरिक अभिव्यक्ति और उसके साथ ही समाज को जोड़ने का काम और व्यवहार को संचालित करने का काम भाषा के द्वारा होता है। हम सब लोग जिसे साहित्य कहते हैं वह भी बड़ा विशाल संप्रत्यय या अवधारणा है। प्रायः साहित्य हम जिसे क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं, जिसकी रचनात्मक प्रतिभा का प्रकाश जिसमें दिखाई पड़ता है, उस रूप में लेते हैं। हालांकि अन्य विषय भी साहित्य में आते हैं और साहित्य शब्द जो भारत का अपना शब्द है वह तो कहीं न कहीं हमको संकेत करता है जो सबका हित करे, जब सबको साथ ले चले, वह साहित्य है। तो साहित्य, आपको याद होगा, श्वेतर क्षतये, तो जो श्वेतर है उससे मुक्त करना उसका मुख्य विषय है। और साहित्य की रचना, कहते हैं भारतीय चिंतन में, कि वह अपूर्व होता है, जो पहले नहीं हुआ है, जो मौलिक है उसे आप महत्व देते हैं। जो अनुकरण है वह बहुत महत्व नहीं मिलता। हालांकि बड़ा कठिन प्रश्न है कि अनुकरण के अलावे क्या है और क्या मौलिक है, यह अंतर करना बड़ा मुश्किल काम है। यह भी एक बड़ी रोचक समस्या हमारे सामने है कि जो हम रचते हैं और जिसको हम सबके साथ साझा करते हैं, उसके तमाम सारे रूप हैं और उनमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, नाना रूप आप पाते हैं और उनमें जो अभिव्यक्त होता है वह न केवल आपके अनुभव का अंश होता है बल्कि आपकी कल्पना का योगदान भी उसमें होता है। कल्पना जो वर्तमान से आगे, जिस प्रतिभा के आधार पर आप एक कल्पित लोक रचते हैं जो है नहीं, दिखाई पड़ता है, और इस तरह से आप रचते हैं कि वह लगता है कि वह बड़ा वास्तविक है। और किसी अच्छे लेखक की चरम उपलब्धि यही है कि उसको पढ़ करके जो पाठक है वह द्रवित हो जाता है, वह उसी प्रकार का अनुभव करने लगता है। अब हम भरत मुनि को तो नहीं यहाँ ले आएंगे, लेकिन जो रस का अनुभव है वह वो उसे होता है और अपने आप को उसी परिस्थिति में वह पाता है। वह अपनी वर्तमान को स्थगित करके रचना का जो
अभीष्ट है, जो उसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के रस हैं, वो सब आप अनुभव करने लगते हैं। तो जो पाठक है वह उससे प्रभावित होता है। जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो वह लेखक का भी मनोविज्ञान है, रचना का भी मनोविज्ञान है और पाठक का भी मनोविज्ञान है। जब साहित्य से हमारा रिश्ता बनता है तो शायद इन तीनों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। सृजन की जो क्षमता है, जिसे क्रिएटिविटी कहा जाता है, वह विलक्षण है, अद्भुत है इस अर्थ में कि जो है नहीं वह उपस्थित करती है। और उसके बहुत सारे उपाय भी हैं। आप सब लोग जो साहित्य के मर्मज्ञ हैं, राजशेखर का काव्य मीमांसा का परिचय तो होगा ही, और यह प्रतिभा भी कई प्रकार की होती है। परिश्रम से, आप अभ्यास से भी पाते हैं, और जन्मजात प्रतिभा भी हो सकती है। लेकिन कहीं न कहीं अनुभव और उसके अंतर्गत उस अनुभव का उपयोग कैसे किया जाए, ये बहुत कुछ अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। तो जो उत्कृष्टता आपको रचना में मिलती है, उसमें अभ्यास की भी बड़ी भूमिका है। वह केवल जन्मजात प्रतिभा के ही आधार पर निरूपित नहीं की जा सकती है। आप बहुत सारे लेखकों का अ, लिखित पढ़ते हैं जिसमें कि वो बताते हैं मेरी रचना प्रक्रिया क्या है, मैं क्यों लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ, कब लिखता हूँ, और उन सबको आप गाहे-बगाहे देखते होंगे, पढ़ते होंगे। उनसे कुछ सूत्र भी आपको मिलते होंगे। पर इतना तो निश्चय है कि रचना का आरंभ कहीं न कहीं आंतरिक उद्वेलन से ही पैदा होता है। सभी जगह हमको यही मिलता है। और ये कहानी नई नहीं है, ये कहानी तो बड़ी पुरानी है। आदि कवि के साथ ये कहानी शुरू होती है, जब माँ निषाद प्रतिष्ठान तमगमः शाश्वती समा। तो महाकवि जब कविता करते हैं तो उसका आरंभ वहीं होता है जब उन्हें पीड़ा का अनुभव होता है, और उस पीड़ा के अनुभव से कविता का निर्माण होता है। वैसे भी हम लोग सुनते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, और वो भी बड़ा सुंदर है, मानस सागर के तट पर लोल लहर की घाते। तो आप तमाम सारे कवियों का उदाहरण दे सकते हैं। हर जगह आपको ये मिलेगा कि कहीं न कहीं जो आंतरिक, मानसिक, भावनात्मक, संवेगात्मक या इमोशनल आधार उसका बना हुआ है। जो काव्य जो है, शोक जो है वह श्लोक का रूप ले लिया, कहा जाता है आदि कवि के लिए। और आप भवभूति को भी पढ़िए तो वो भी कहते हैं कि करुण रस ही जो है वह केंद्रीय रस है, और बाकी तो सब उसी के बदले हुए भिन्न-भिन्न प्रकार के रूप हैं। मैं सिर्फ यह आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं जो भावनात्मक परिवर्तन है, रस कहिए, भाव कहिए, संवेग कहिए, वो काव्य के या कथा के मूल में होता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि मनोविज्ञान जो है, या मानस शास्त्र कह लीजिए, वह हमारे रचना का आधार है। वहां से रचना का उत्स पहचाना जा सकता है। वो रस हो, भाव हो, संवेग हो, वहां पर आप यह पहचान पा सकते हैं कि रचना का उद्गम कहाँ से होता है। और रचना का अंत भी वही है एक प्रकार से आप देखें तो। जो पाठक उस संवेदना को ग्रहण करता है और उसमें जो परिवर्तन आता है, तुलसीदास को पढ़ करके या कबीर दास को पढ़ करके या सूरदास को पढ़ करके या मीरा को पढ़ करके, जो पाठक है उसके भाव जगत में परिवर्तन होता है, उसके मानसिक स्तर में बदलाव आता है, और वह उसके व्यवहार में भी परिगणित होता है और उसे पहचाना जा सकता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि यह यात्रा भाव से आरंभ होती है और भाव पर ही समाप्त होती है। तो भाव ही इस पूरी यात्रा का पड़ाव भी आप उसमें आप पाएंगे,
लक्ष्य भी आप पाएंगे। कहने का अर्थ यह कि मनोविज्ञान पूरे साहित्य की रचना प्रक्रिया को आरंभ से अंत तक समेटे हुए है, वह वहीं ले जाता है। कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों में बड़ा पारस्परिक संबंध है। मनोविज्ञान साहित्य से जुड़ा है और साहित्य मनोविज्ञान से जुड़ा है, और इनको अलग करना बड़ा मुश्किल है। हम साहित्य पढ़ करके मनोविज्ञान का भी अनुभव प्राप्त करते हैं और बहुत सारे परिवर्तन जो है उनको पहचाना जा सकता है। आप पूरे गांव का, कृषि जगत का, दुनिया का अंदाजा लगा सकते हैं अगर गोदान आप पढ़ते हैं तो। पूरे समाज का और पूरी मानसिकता का और जितने पात्र हैं वो आपको एक पूरा चित्र जो है वो दिखाई पड़ते हैं। आज किसानों का आंदोलन चल रहा है, मुझे याद आया राग दरबारी, जिसमें गांव की कथा है और उसमें एक लंगड़ा है और जो कई वर्षों तक एक कागज की प्रति पाना चाहता है कचहरी में जा करके, और कितनी कठिनाई उसको होती है। क्या एक एक चरित्र है उसमें, आप स्वयं उसका आनंद मन में उठाइए स्मरण करके कि राग दरबारी की रचना किस तरह से पूरे समाज का एक बिंब आपके सामने खड़ा हो जाता है। तो कितना शक्तिशाली माध्यम है साहित्य, जब पाठक के लिए वह उपस्थित होता है और आप उसका विश्लेषण करते हैं और आप देखते हैं तो आप में परिवर्तन आता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि साहित्य का समाज से कितना गहरा संबंध है, इसका जबरदस्त प्रमाण आपको पूरा भक्त काल का साहित्य जो है वह उपलब्ध कराता है। आप अब भक्ति आंदोलन कहते, मैं नहीं जानता कि कबीर आंदोलन कहते थे या नहीं, या और जो कवि हैं, जो संत हैं, महात्मा हैं, उन्होंने कविता की, वो तो आप स्वांत सुखाय कह लीजिए, वो कविता कर रहे थे, भक्ति में थे, संत थे और वो आध्यात्मिक की साधना भी कर रहे थे और समाज से लड़ भी रहे थे। तो एक काम नहीं कर रहा है साहित्य, वह समाज को भी प्रभावित कर रहा है और व्यक्ति को भी प्रभावित कर रहा है। कितनी गाथाएं जुड़ गई हैं कबीरदास और तुलसीदास से, और वो समा गए हैं समाज के मन में, छा गए हैं। तो साहित्य की यह चरम उपलब्धि है कि वह समाज के लोगों में भिन्न जाए, भीगते हुए वो पूरी आत्मसात कर लेता है व्यक्ति, लोगों की भाषा में, लोगों की अभिव्यक्ति में वह छा जाता है। तो मैं ये कहना चाहता, अभी मैं पहले कह रहा था कि मूल में मनोविज्ञान है, अब मैं ये कह रहा हूं कि साहित्य किस तरह से मानस को रचता है, समाज विशेष की अवधारणा को, सोचने की पद्धति को बदलता है। तो दोनों के बीच पारस्परिक संबंध है। कबीरदास की या तुलसीदास की रचना पढ़ करके आपके मन में विचार आते हैं और आप उसी तरह का आचरण करने लगते हैं। आज शायद अगर आप गूगल में डाल के देखें तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में रामायण की प्रति आपको मिलेगी। तो सारी दुनिया कितनी बदल गई है, फिर भी पिछले 400-500 साल में जब छापे खाने नहीं थे, तब भी रामायण की प्रति कैसे लोगों ने हाथ से की होगी, लोगों के बीच पहुंची होगी। और साहित्य और वाङ्मय का एक अर्थ यह भी तो है कि वाचिक परंपरा जो है वो अभी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो लोग कहते हैं रामायण को गाया जाता है, अभी भी लोग सुंदरकांड का पाठ बैठाते हैं कि लोग सुनते हैं, तो उसके श्रवण का भी लाभ है। तो साहित्य जो है वह समाज को प्रभावित करता है, समाज के मानस को प्रभावित करता है, सोचने की पद्धति को प्रभावित करता है। विश्व वाङ्मय में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो कि बिना पढ़े आप अपने आप को पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं मानेंगे। तो साहित्य जो है
वह मानस को प्रभावित करता है और मानस साहित्य को प्रभावित करता है। दोनों के बीच में पारस्परिक संबंध है। किस बिंदु पर कौन इधर आ जाता है, कौन दूसरी ओर चला जाता है, कौन प्रभावित करता है और किसको प्रभावित करता है, यह समय समय की बात है। तो भारत में साहित्य चिंतन की जो परंपरा है, जो वाचिक थी आरंभ में, और भाषा की शक्ति को समझने का नाना प्रकार से जो प्रयास हुआ है, वो तो अपने आप में ही एक विषय है जो कि व्याकरण के चिंतन में आपको दिखाई पड़ता है, जहाँ पर भर्तृहरि आते हैं, पाणिनि आते हैं, पतंजलि आते हैं। अब भर्तृहरि का कितना सुंदर वाक्य है कि सर्वम शब्देन भासते, कि जो कुछ दुनिया में दिखाई पड़ता है वो शब्द के माध्यम से दिखाई पड़ता है। आधुनिक विचारक भी कहते हैं कि शब्द जो है आपकी दुनिया की परिधि बनाता है, वहीं तक आप देख पाते हैं जहां तक शब्द आपको ले जाते हैं, और कुछ और देखने के लिए आप नए शब्द गढ़ते हैं। तो ये जो समाज का निर्माण होता है, जिसे आप एक संगति वाली रचना के रूप में देखते हैं, समाज उसी को कहेंगे जहां पर पारस्परिक संबंध विद्यमान है और वो एक दूसरे को सुशोभित करते हैं, एक दूसरे को संवर्धित करते हैं, वही समाज कहलाएगा। नहीं तो उसे हम समाज कहना ठीक नहीं मानेंगे। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वह भी एक प्रवृत्ति है जो कि दिखाई पड़ती है। तो समाज के निर्माण में साहित्य की भूमिका है, यह बात बार बार कही जाती है। हम लोग पढ़ते हैं और बहुत पहले से निबंध लिखा करते थे कि साहित्य समाज का दर्पण है, अर्थात साहित्य का प्रतिबिंब उसमें दिखाई पड़ता है। लेकिन क्या इतना ही है? साहित्य का प्रतिबिंब तो वह होता है, लेकिन वह उस प्रतिबिंब की रचना भी करता है। वह साहित्य जो है केवल दिखाता ही नहीं है, बल्कि मार्ग भी दिखलाता है कि नई दिशा में हम किस तरह से आगे बढ़ें। तो साहित्य का उद्देश्य जो है वह इस अर्थ में भी रचनात्मक है कि वह भविष्य को भी बदलाता है। वह मार्ग का रूप निर्धारित करता है कि हम किस दिशा में जाएं। छोटी सी किताब गांधी जी ने कभी लिखी थी, हिंद स्वराज, बड़ी छोटी सी पुस्तक है, और एक शताब्दी बीत गई और अभी भी जिस तरह का पाठ उन्होंने भारतीय समाज का किया, उसे साहित्य के रूप में अगर आप देखें तो उस रचना में देश का, समाज का, मानस का, लोगों का रिश्ता क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, और कौन कौन से चिंता के बिंदु हैं, उसकी चेतावनी भी उन्होंने दी। तो यह रचना हमारे सामने उपस्थित होती है। यही नहीं, गांधी जी का जिक्र आता है तो उनकी आत्मकथा का भी जिक्र होना चाहिए, जिसे कि वह सत्य का प्रयोग का नाम देते हैं, जहां पर अपने जीवन के अनुभवों को बड़े बेबाकी के साथ, अपनी कमियों को भी, अपनी अच्छाइयों को भी वह व्यक्त करते हैं। मैं समझता हूं कि पूरा गांधी जी का जो लेखन है वह एक प्रकार का संवाद है। वह जो लिख रहे हैं अपने बारे में, या हिंद स्वराज तो संवाद के रूप में है ही, तो समाज में संवाद या डायलॉग कैसे स्थापित हो, मैं समझता हूं यह साहित्य का महान उद्देश्य है और होना चाहिए। जो साहित्य एकालापी हो उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता, नहीं होना चाहिए। साहित्य जो है वह संवाद को आगे बढ़ाता है। वह संवाद ही है जिसके माध्यम से आप जुड़ते हैं। मैं समझता हूं कि भाषा का प्रयोजन भी संवाद ही है, संचार कह लीजिए, संवाद कह लीजिए। वह आप जब अपने आप को अधूरा पाते हैं और उसे पूरा करने के लिए जब आप रचते हैं, उपनिषद में भी आता है ना कि स एकाकी न रमते, उसे अकेले अच्छा नहीं लग रहा था तो उसने दूसरे की रचना की और उसमें प्रविष्ट हो गया। अद्भुत है।
तो ये जो हमारे अंदर साहित्य की रचना की प्रवृत्ति पैदा होती है, वह अपने आप के अतिक्रमण के लिए, सेल्फ ट्रांसेंडेंस के लिए और दूसरे के साथ संवाद करने के लिए, संचार करने के लिए। तो ये संचार हुआ, संवाद हुआ, आत्म का अतिक्रमण हुआ, ये सारा का सारा अंततः मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें से गुजर करके साहित्य निकल करके आता है। आप ये देखिए, आप शेखर एक जीवनी आप पढ़िए, किस तरह से आलोड़न अंदर ही अंदर होता है और कैसे व्यक्ति की रचना घटित होती है, किस रूप में वह निखर करके आता है, कौन कौन से द्वंद्व खड़े होते हैं, पूरा मनोविज्ञान आपको उसमें दिखाई पड़ेगा। संशय भी है, चिंता भी है, प्रेम भी है और शत्रुता भी, हर भाव, हर रस आपको मिलेंगे। तो जो कच्चा माल साहित्य के लिए मिलता है वो मूलतः मनोवैज्ञानिक प्रकृति का होता है। उसका जो स्वभाव है वह इसी प्रकार का होता है। चाहे काव्य में लें, कथा के रूप में लें, ललित निबंधों को लें, कहीं भी आप जाएंगे जिसमें रचनात्मकता आपको मिलेगी, वहां पर आप भावों से टकराते हैं और उन भावों के आधार पर नए भावों की सृष्टि करते हैं, एक से एक ढंग से। और अगर आप गहराई से देखें तो जो अच्छा कवि होता है वह मनोवैज्ञानिक भी इस अर्थ में होता है कि वह एक खास तरह से प्रत्यक्षीकरण करता है। वही पत्ता है और कवि देखता है और उसको एक रूप में देख रहा है। वही कली है, वही पुष्प है, उसमें नए ढंग से वह परसीव करता है। तो उसके देखने का जो कोण है वह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह अनुभूति उसे होती है और उसके आधार पर वह एक रचना करता है। तो आप जितनी भी कविताओं को आप देखेंगे तो जो काव्य की यात्रा है वह एक मानसिक जगत की यात्रा है और वह मानसिक जीवन भावों से उसका ताना बाना बुना जाता है। तो मनोविज्ञान का बड़ा निकट का रिश्ता है। अब दूसरी ओर आप देखें कि जो साहित्य को समझने का उपाय हम आलोचना के माध्यम से अपने लिए एक पैदा किए हैं, एक उपकरण पैदा किए हैं। भावयित्री प्रतिभा भी होती है और कार्ययित्री प्रतिभा भी होती है। तो जो भावक है, जो उसको समझने की कोशिश करता है, वह किन उपादानों का उपयोग करेगा, किन आधारों पर वह उनका उपयोग करेगा, वहां भी आप यह पाएंगे कि उसमें संवेदना है कि नहीं, वह किस प्रकार के उद्देश्यों के लिए रचा जा रहा है। ये सारा कुछ देखने के लिए आपको मनोविज्ञान से सहायता मिलती है। एक स्तर पर मनोविज्ञान आपको काव्य के रहस्य को खोलने में मददगार हो सकता है। बहुत सारे कवि के जो भाव हैं वह समाज में जो प्रचलित होते हैं, जैसे आप परिचित ही होंगे, कवि समय हैं, तो वो कुछ स्थापनाएं हैं, वो पढ़ लिया आपने। लेकिन बहुत सारे जो नए प्रयोग होते हैं, जो नए प्रकार के परिवर्तन होते हैं, वो सभी हम आ, समझने की अगर कोशिश करें और उसका कोई खाका बनाएं तो उसके लिए भी हम मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं। तो मनोविज्ञान का एक दूसरा रिश्ता, एक तो यह हुआ कि जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, भाव हैं, संवेग हैं, वो आपके लिए कच्चा माल का साहित्य की रचना में और साहित्य सृजन की प्रक्रिया उसको समझने में, और जो है कि उस रचना की व्याख्या करने में मनोविज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए। आप सब लोग उत्सुक होंगे और बहुत सारे लोग उत्सुक रहते हैं फ्रायड का नाम लेने के लिए।
जो कि मनोविश्लेषण के जन्मदाता कहे जाते हैं। और उन्होंने हमारे सामने एक नई धारा उपस्थित कर दी, जिसने साहित्य को भी प्रभावित किया, फिल्मों को प्रभावित किया और लोगों के दिमाग को प्रभावित किया, अर्थात सोचने की प्रक्रिया को प्रभावित किया। कि बहुत कुछ जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वह ऐसा है जो हमसे अनजाना रहता है, अपरिचित रहता है। अब जो अचेतन को लेकर के उन्होंने बहुत सारा गंभीर काम किया, वो भी अपने आप में साहित्य है। अगर आप उसको आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि साहित्य से कम रोचक वह नहीं है। उनकी जो विचारधारा थी वह पूरी तरह से एक विकल्प हमारे सामने रखती है कि हमारे मानसिक जगत को समझने के लिए केवल चेतन स्तर पर घटित होने वाली प्रक्रियाएं पर्याप्त नहीं है। बहुत कुछ ऐसा भी है जिसका अंदाजा हमको नहीं होता है, और उस अचेतन को समझना हमारे लिए आवश्यक है। तो एक प्रकार से कह लें कि उन्होंने मानसिक जगत को एक तरह की पूर्णता देने की कोशिश की। चेतन जगत का अध्ययन, दिखने वाले व्यवहार का अध्ययन तो लोग कर रहे थे, लेकिन अचेतन स्तर पर क्या घटित होता है इसका एक खाका फ्रायड ने प्रस्तुत किया मनोविश्लेषण के माध्यम से। और मनोविश्लेषण के लिए बहुत कुछ सामग्री उन्होंने साहित्य के अध्ययन से ली, बहुत सा सामग्री जो उन्होंने सपनों के विश्लेषण के माध्यम से भी ली। बहुत सा विश्लेषण उन्होंने इस रूप में किया कि आपके मन में कौन कौन से विचार आते हैं। अंग्रेजी में शब्द है फ्री एसोसिएशन, मुक्त प्रत्यावाहन। जो जो शब्द आता है वो आप बोलते जाइए। अब स्वप्न की जो कंटेंट है, सपने में आपने क्या देखा, कौन सी कथा रील जो है फिल्म की उसमें कौन सी चल रही थी, प्यार, घृणा, मारपीट, समुद्र, पहाड़, जाने क्या क्या आप देखते सुनते हैं। इन सबको समझने की कोशिश की और उसका एक व्याकरण उन्होंने विकसित करने का प्रयास किया कि सपनों के माध्यम से, मुक्त प्रत्यावाहन के माध्यम से साहित्य में इन सबको देख करके उन्होंने यह कोशिश की कि हम मानस के स्वरूप का एक विस्तृत रूप रखें। अचेतन भी है, अवचेतन भी है, सबकॉन्शियस, और अनकॉन्शियस भी है जो अचेतन है। तो मानस के बहुत सारे ये स्तर हैं जिन पर हम सक्रिय होते हैं। ऐसा ना सोचिए कि हमारे मस्तिष्क में कोई हिस्सा है जो अचेतन है। कई बार आप पुस्तकों में देखेंगे कि चित्र सा दिखाई पड़ता है और उस चित्र में दिखाया जाता है यह अचेतन है, यह अवचेतन है और यह चेतन है। वो एक रैखिक रूप है, लेकिन कदापि उसे आप मस्तिष्क का प्रतिबिंब न माने। अचेतन प्रक्रिया के रूप में है। अचेतन में होता क्या है, और बहुत सारे जो अनुभव आपको अप्रिय लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, उनको आप बंद कर देते हैं। जा, मैं तुम पे ध्यान नहीं दूंगा, अलग कर दिया आपने। और कभी वो सब बहुत इकट्ठा हो जाते हैं और कभी मुश्किल आती है तो वो एक बार भड़क उठते हैं। तो ये इस तरह का विचार उन्होंने बनाया कि ऐसी हमारी संरचना है। और उन्होंने देखा कि कोई तारतम्य है, कोई एक एक सूत्र दिखाई दे रहा है कि जब आप, जैसे कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, उसको उन्होंने कहा कि ये डिफेंस मैकेनिज्म है कि आप अपनी रक्षा करने का प्रयास करते थे, नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं।
तमाम सारे ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म हैं। जो उदात्त साहित्य है उसको भी उन्होंने इंटेलेक्चुअलाइजेशन, रैशनलाइजेशन, अब कितना सच है, कितना झूठ है, कितना उचित है, कितना अनुचित है, इस पर हम विचार अभी नहीं करेंगे। मैं तो सिर्फ एक स्वाद आपको दिलाने का प्रयास कर रहा हूं, चखाने का प्रयास कर रहा हूं कि मनोविश्लेषण जो है हमको इस दृष्टि से परिचित कराता है कि हमारी दुनिया जो है वह विस्तृत है, चेतन स्तर पर ही नहीं है, बाहर दिखने वाला व्यवहार ही पर्याप्त नहीं है, बहुत कुछ जो अंदर हो रहा है वह भी, और बहुत कुछ जो हो रहा है या हो चुका है उसको कैसे हमने रख रखाव उसका किया है, अचेतन में डाला है या चेतन में या अवचेतन में, इन सब पे। फ्रायड महान विचारक था, चिंतक था, और पूरी तरह से उसे लोग स्वीकार भी नहीं करते, लेकिन उसको अस्वीकार भी नहीं कर पाते। वो पूरी तरह से विज्ञान की जो परीक्षा की पद्धति है उस पर फिट नहीं होते, लेकिन इतने प्रबल हैं कि आप उनको अस्वीकार भी नहीं कर सकते। तो आप पढ़ाते भी हैं और ये भी कहते हैं कि भाई बस पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन वो इतना आकर्षक है, रोचक है कि उसे बताना जरूरी लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मन का, हमारे मानस का जो स्वरूप है वह अंग्रेजी में अगर कहें तो ईगो भी है और इड भी है और सुपर ईगो भी है। तो हमारा मानस जो है वह एक सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है उसको उन्होंने हिंदी में उसको इदम कहते हैं, इड कहते हैं, और उसमें प्रायः दमित इच्छाएं, अपूरित इच्छाएं, कामनाएं, द्वंद्व, पीड़ाएं, चिंताएं, ये सब उसी में भरा हुआ है। चेतन के स्तर के साथ जो हमारा रिश्ता होता है वह ईगो का होता है, अहम का होता है, और जो नैतिकता का, विवेक का केंद्र है वह सुपर ईगो का लाता है, और वह पराहम कह लीजिए, कुछ लोग हिंदी में उसको पराहम कहते हैं, पर सुपर ईगो। अब ये एक मन कहता है कि कुछ भी करो, इड, ईगो कहता है कि नहीं भैया हाथ जल जाएगा, हा? तो रुक जाओ या देख करके चलो। कहते हैं कि जो इड है वह प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, हा? जो प्रिय है, प्रिय है तो प्रिय है, बस आंख मूंद के चलो। और ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल आंख खोलने को कहता है। और जो पराहम है, जो सुपर ईगो है, वह हमको विवेक की, उचित की, नैतिकता की, इसकी दृष्टि देता है। ठीक है कि यह है, लेकिन वह ठीक है कि नहीं यह भी तो विचार करना चाहिए। तो इड और ईगो के बीच में, ईगो और सुपर ईगो के बीच में, इन सबके बीच में आपस में द्वंद्व भी चलते रहते हैं। हमारा जो देखने का तरीका एक है ये कि हमारे बहुत सारे द्वंद्व जो हैं इनके, इन संरचनाओं के, इन मानसिक संरचनाओं के आपसी द्वंद्व के आधार पर विकसित होते हैं, और इनको समझ करके और व्यक्ति को समझा करके हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। साइको एनालिसिस जो है, मनोविश्लेषण, मानसिक जगत का सिद्धांत भी है और मानसिक उपचार की पद्धति भी है, और उसके द्वारा तमाम जो मानसिक रोग हैं, विकार हैं, विकृतियां हैं, उनके समाधान का भी प्रयास किया जाता है। फ्रायड जिस वक्त थे विक्टोरियन पीरियड में, उस काल का, उस समाज का, उस समय की जो वास्तविकताएं थी, उनका असर भी उसमें दिखता है।
वह उस काल का भी प्रतिनिधि है। तो अगर आप मनोविश्लेषण को साहित्य माने उनकी रचनाओं को, तो उस समय काल का प्रभाव, उस समय के चिंतन का, सांस्कृतिक चीजों का प्रभाव आप पाएंगे। बाद में फ्रायड को लेकर के जो उनके सहायक थे वह भी कुछ असंतुष्ट नजर आए, और विशेष रूप से सेक्स की जो प्राथमिकता उन्होंने प्रतिपादित की थी, और उससे जुड़ा हुआ एक 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 महान शक्ति उन्होंने लिबिडो करके एक विचार दिया था। उन्होंने मृत्यु और प्रिय इरास और थेनाटॉस, ये सब भी विचार हैं उनके। फ्रायड पर ही चर्चा करिए तो पूरा 1.5 घंटा कम पड़ेगा उसके लिए। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि उन्होंने एक दृष्टि दी कि हमारे मानसिक जगत की रचना किस प्रकार हुई है, कैसे संचालित हुआ है। बड़ा सीधा साधा नहीं है, उसमें बहुत सारे पगडंडियां हैं, कुछ पहाड़ भी हैं, कुछ गह्वर भी हैं, और आपको उन सब के बीच में संतुलन स्थापित करना पड़ता है। ये द्वंद्व है, और जहां भी रचना है वहां पर कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन भी है। संहार और रचना दोनों परस्पर जो है वो जुड़े हुए हैं। तो बहुत हद तक आप पाएंगे कि वह एक रोचक दृष्टि है, जो साहित्य को समझने का एक दृष्टिकोण है, जिसके आधार पर आप उसको, मैं यहाँ पर संकेत करना उचित समझता हूँ कि फ्रायड का जो विचार है उसको लेकर के स्वयं के जो अनुयायी थे उन्होंने अलग अलग दृष्टियां बनाई। उनके एक बड़े निकट सहयोगी थे युंग, कार्ल गस्टाव युंग। उन्होंने केवल व्यक्ति के अचेतन की बात नहीं कही, उन्होंने समूह के, मानवता के अवचेतन की भी एक चर्चा, कलेक्टिव अनकॉन्शियस की भी एक चर्चा की, और भी बहुत सारी बातें हैं। खास तौर से युंग ने प्रतीकों की, सिंबल्स की बड़ी जबरदस्त व्याख्या की है। और उन प्रतीकों में बहुत सारे, तो उनका कहना है कि सारी मानवता के लिए वो प्रतीक जो है कहीं पहले से चलते चले आ रहे हैं और मानस में वो मौजूद है। युंग भारत भी आए थे 1900 मेरा ख्याल है 35-36 में, और योग से भी वो बड़े प्रभावित थे। ईस्टर्न साइकोलॉजी पर उन्होंने काफी लेख भी लिखे हैं, और बड़े रोचक लेख हैं। वह समय पर्याप्त नहीं है कि मैं उस पर जाऊं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि व्यक्ति में कई तरह की चीजें होती हैं, और उनके सहयोगी ने एक एक चीज को लेकर, जैसे उनके एक सहयोगी थे एडलर, तो एडलर ने एक चीज को पकड़ा, और उनका जो विचार है वो एनालिटिकल साइकोलॉजी कहलाता है, विश्लेषणात्मक विज्ञान, मनोविज्ञान। और उन्होंने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को लेकर के, जो हीनता की ग्रंथि है और वह कहाँ कहाँ ले जाती है और कैसे कैसे आगे बढ़ाती है, उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, उसको लेकर के ध्यान आकृष्ट किया। ऐसे ही और लोगों ने, जिसमें से मैं एक उल्लेख करना चाहूंगा, तीसरी प्रवृत्ति जो हमारे एक बड़े प्रतिष्ठित विचारक हुए हैं, इरिक्सन। उन्होंने ईगो को महत्व दिया, यथार्थ के साथ हमारा जो अहम का संबंध है उसका विस्तार उन्होंने किया। और भारत के एक मनोविश्लेषक जो बड़े प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम है सुधीर कक्कड़, उन्होंने इरिक्सन के साथ कार्य किया। इरिक्सन का स्मरण मैं इसलिए भी करता हूँ, उन्होंने गांधी जी पर अध्ययन किया, भारत में आए, और उनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है गांधी ट्रुथ। कभी लाइब्रेरी में आप जरूर पढ़िएगा। वह इस अर्थ में भी साहित्य के लिए रुचिकर है कि गांधी ट्रुथ पुस्तक को पुलित्जर पुरस्कार मिला था, साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार उस रचना को मिला था। तो कहने का अर्थ यह है कि मनोविश्लेषण को केवल फ्रायड तक सीमित रखना ठीक नहीं है, उसका विस्तार अन्य धाराओं में भी हुआ है। उसके सामाजिक पक्ष को भी लेकर के कारेन हॉर्नी, एरिक फ्राम, बहुत सारे विचारक हैं, कॉर्डिनर, कई लोग हैं जिन्होंने उसकी
आलोचना की और उसमें परिवर्तन किया। भाषा और प्रतीकों को लेकर के एक फ्रेंच विचारक हुए हैं लकान, उन्होंने बहुत सारा कार्य किया है। तो जो उत्तर फ्रायड विचार आप कहें, नव फ्रायडवादी जिनको कहें, उन लोगों ने, लेकिन फ्रायड इतने प्रबल हैं कि सबके दिमाग में वही उपस्थित रहते हैं और अभी भी इनके बारे में उतनी चर्चा नहीं होती है जो नव फ्रायडवादी और जो उत्तरवर्ती विचारक हैं, और उन्होंने जैसे इसका विस्तार किया है। और यही नहीं, आगे चल करके मनोविश्लेषण को सांस्कृतिक दृष्टि से समझने का प्रयास किया है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा, आपका मन करे तो आप पढ़िएगा। सुधीर कक्कड़ जी की पुस्तक है द इनर वर्ल्ड, जिसमें उन्होंने भारतीय मन का इस मनोविश्लेषण की दृष्टि से विचार किया है। कल्चर एंड साइकी भी एक उनकी पुस्तक है। उनकी बहुत सारी पुस्तक हैं और रोचक बात यह है कि सुधीर कक्कड़ जी ने उपन्यास भी लिखा है, और जानते हैं उसका शीर्षक क्या है? द एस्थेटिक ऑफ डिजायर। अनुवाद आप कर लीजिएगा, अनुवाद भी इसका छपा है। कहने का अर्थ यह कि ये बड़ी महत्वपूर्ण विधा है मनोविश्लेषण, और वो फ्रायड पर ही खत्म नहीं हो गई है। उसका विस्तार अनेक दृष्टियों से हुआ है और उसे समृद्ध किया है, और भारत से भी उसका बड़ा निकट का संबंध है। एक और निकट का संबंध मैं बताऊं, क्योंकि मैं मनोविज्ञान के विद्यार्थी हूं। जब भारत में मनोविज्ञान का उदय हुआ, तो जो पहले मनोविज्ञान के डॉक्टरेट की डिग्री जिनको मिली और जो भारत के पहले मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने, उनका नाम है गिरीन्द्र शेखर बोस। और वो स्वयं अपने ढंग से मनोविश्लेषण कर रहे थे कलकत्ता में। और कलकत्ता में 1915-16 में मनोविज्ञान का आरंभ हुआ, तो वह डॉक्टर थे, एमबीबीएस। उन्होंने मनोविज्ञान में प्रवेश लिया और स्वयं उनकी रुचि मनोविश्लेषण में हुई, और स्वयं अपना पद्धति उन्होंने मनोविश्लेषण की विकसित की। फ्रायड से भी संपर्क भी उन्होंने किया, और मनोविश्लेषण का एक पक्ष है जिसे कहते हैं रिप्रेशन, दमन। उसके ऊपर उन्होंने अपनी जो डॉक्टरेट का जो उनका काम था वो रिप्रेशन के ऊपर है। और फ्रायड को उन्होंने अपना लेखन भी भेजा था। फ्रायड से उनका साक्षात संपर्क तो नहीं हुआ था। हाँ, ये जरूर है कि गिरीन्द्र शेखर बोस की लड़की बाद में ऑस्ट्रिया गई और फ्रायड से मिली हुई थी, और उनको एक विष्णु की मूर्ति भेंट की थी। और एक पुस्तक छपी है, विष्णु ऑन द डेस्क ऑफ फ्रायड, जो नए कई मनोविश्लेषकों ने बोस और फ्रायड के कार्य को लेकर के बहुत सारे लेख लिखे हैं। जेफरी कृपाल करके एक हैं, उन्होंने संपादित किया है उसको, विष्णु ऑन द डेस्क ऑफ फ्रायड। बहरहाल कई सारी आपत्तियां भी हैं। फ्रायड के कई लोगों ने, जो उनके अनुयायी हैं, कुछ भिन्न तरह से व्याख्याएं भी की हैं, आलोचनाएं भी हुई हैं। बहरहाल फ्रायड और उनके द्वारा प्रवर्तित मनोविश्लेषण का जो खाका है, जो व्यक्तित्व का स्वरूप है, जो उनकी डिफेंस मैकेनिज्म की प्रणाली है, आत्मरक्षा की जो युक्तियां हम प्रयोग में ले आते हैं, ईगो का जो विचार है, इट का विचार है, ये सब आपको औजार देते हैं कि साहित्य को कैसे समझा जाए। जरूरी नहीं है कि वह सही हो, लेकिन वह एक दृष्टि है बहुत सारी दृष्टियों में। तो मनोविज्ञान का चूंकि ये एक ऐसा पक्ष है जिधर साहित्य के लोगों की काफी रुचि रहती है, इसलिए इसका उल्लेख करना मैंने उचित समझा। जो मनोविज्ञान का विस्तार हुआ है वो अब कई और दिशाओं में भी आगे बढ़ रहा है। समय हमारा बोलने का समाप्त हो रहा है।
इसलिए मैं बहुत ही संक्षेप में उसका उल्लेख करूंगा। आप सब भी उस प्रवृत्ति से परिचित होंगे जिसे कहते हैं उत्तर आधुनिकता, जो किसी एक इकहरे सत्य की बात नहीं बल्कि सत्य के विविध रूपों की बात करती है। हम लोग तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं, एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। तो सत्य एक है और पढ़ते हो आप अलग अलग ढंग से, तो नाना अर्थ उसका आपको दिखाई पड़ता है। बहरहाल जो दृष्टि हम आपके सम्मुख उल्लेख के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं वो है सामाजिक रचनावाद, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। अर्थात जो यथार्थ है उसकी रचना की जाती है। एक शब्द है कंस्ट्रक्शन और एक शब्द है डिस्कवरी। डिस्कवरी का अर्थ है खोज, अर्थात डिस्कवर, कवर को हटा दो, डिस्कवरी अर्थात सत्य कहीं पड़ा हुआ है, गए आप कवर हटा दिया, खोज लिया। जैसे वो है ना कि हालांकि उसका अर्थ कुछ और ही है, लेकिन हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, कि सत्य के ऊपर जो है हिरणमय पात्र ढका हुआ है, स्वर्ण का पात्र जो है वह है। अब इसकी व्याख्या आप जैसे जैसे चाहिए करिए कि जो वास्तविक ज्ञान है और जो उसके ऊपर मुलम्मा और जो ऊपर चकाचौंध है या द्रव्य धन, जो भी जैसे जैसे आप जोड़ना चाहें आप जोड़ लीजिए, वो अलग प्रश्न है, ऐसे ही मेरे दिमाग में आया। लेकिन जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है वो कहता है कि हम सत्य की रचना करते हैं। जब आप अध्ययन करते हैं तो एक सत्य की आप रचना करते हैं। अब ये ध्यान दीजिए, बड़ा जबरदस्त बात है। सत्य रखा नहीं है जिसे खोज के आप निकालोगे। सत्य की जिस दृष्टि से आप देखेंगे वैसा दिखाई पड़ेगा, जिस कोण से देखना चाहेंगे वैसा दिखाई पड़ेगा। अब मार्क्सिस्ट हो तो आपको कुछ और दिखाई पड़ेगा, और दक्षिण पंथी हो तो कुछ और दिखाई पड़ेगा, कोई और पंथी हो तो कुछ और दिखाई पड़ेगा। तो अब देखिए ना, आपके तो साहित्य में बड़ी मारामारी रहती है आलोचना में कि किस किस रूप में उसको देखा जाए। कबीर क्या है, हिंदू है कि मुसलमान है, और उनकी व्याख्या आप किस रूप में करें। संत हैं, भक्त हैं, महात्मा हैं, क्रांतिकारी हैं। वैसे ही तुलसीदास जी को भी पढ़ा जाता है कि लोग मंगल कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, या शुद्ध भक्त हैं या कवि हैं या कवि नहीं है, कौन बड़ा कवि है कौन छोटा कवि है, ये सब आप लोग करते रहिए, रुचिकर कार्य है। लेकिन इन सब में जो महत्व की बात है, जिधर हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, आप वो भी पढ़ते हैं ना कि दूसरी परंपरा की खोज भी होती है। कई परंपराएं हैं, कौन सी परंपरा है उसमें मालूम नहीं। तो ये इन सब के पीछे भी एक परिदृश्य है, विचार की दृष्टि है कि किस किस रूप में सत्य को पहचाना जाता है। तो मैं समझता हूं कि आप सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म के ही अंतर्गत इनको समझ सकते हैं कि जिस कोण से आप देखना चाहेंगे वैसे हरि मूर्ति देखी तिन तैसी, जिस दृष्टि से आप देखना चाहते हैं वैसा आपको दिखाई पड़ता है। तो आप उस रचना में क्या देखना चाहते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। तो आपकी दृष्टि का योगदान जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो साहित्य जो है वह केवल प्रतिबिंब नहीं है, साहित्य जो है रचना धर्मी है, वह सृष्टि करने वाला है, वह एक नई दृष्टि देने वाला है। और मैं समझता हूं कि यहाँ पर मनोविज्ञान साहित्य दोनों जुड़ते हैं और समाज से संबंधित होते हैं। मेरा समय समाप्त हो गया है जो बोलने का था, और बात तो अभी बहुत सारी है जो कि हम आपसे साझा करना चाहेंगे। फिर कभी अवसर मिलेगा तो हम करेंगे। अभी हम यही कहेंगे कि हम साहित्य और मनोविज्ञान के आपसी रिश्ते की पड़ताल गहनता के साथ करें और बिना किसी आग्रह के करें। और बहुत सारी दृष्टियां हैं जिनके माध्यम से इसका विश्लेषण होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर, मन भरा नहीं। इतना सुंदर वक्तव्य सर, और जो हमारे चैट बॉक्स में ऐसे-ऐसे कमेंट्स, ऐसे-ऐसे अनुभव, और मैं क्या कहूँ, अ, आप इसको देख रहे हैं कि एक अच्छे शिक्षक की क्लास में पढ़ने का जो आनंद होता है, वह अभी पूरा नहीं हुआ, और साहित्य, मनोविज्ञान, समाज, इन सब की जो बहुस्तरीय आपने जो चर्चा की, कैसे एक से दूसरे पर सीमलेसली आप गए, और आपने जो जो भी बातें कही, मेरे पास शब्द नहीं है कि किस तरह से शिवेतर से हमारी रक्षा करता है साहित्य। अगर प्रतिभागी बंधु के पास प्रश्न है, तो प्लीज़ सर से प्रश्न पूछिए, नहीं, क्योंकि इस चर्चा से सर से प्रश्न पूछने से पहले एक आलोक जी। जी, बाबू जी। गिरी ने जो लिखा है, वो मैं पढ़ना चाह रही हूँ। मैं पढ़ के जी, सुना देता हूँ। जी, जी। आदरणीय सर, सादर प्रणाम। आपका आज का मंतव्य अत्यंत स्तरीय और डैश डैश का मतलब है कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं, कह नहीं, लिख नहीं रहे हैं। मतलब जो हरि कथा अनंता वाली बात है, वो डैश डैश का मतलब है चिंतनीय, मतलब चिंतन से भरपूर, वैचारिक, संवेदनात्मक, व्यापक, बेजोड़, प्रासंगिक, मनोवैज्ञानिक, आंतरिक, और अंत में विस्मयादि बोधक कुछ और कहता है। तो वास्तव में जितने भी विशेषण बाबू गिरी ने सर के लिए लगाए हैं, वो सत्यता का प्रमाण है। इसमें कहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। एक ही साथ भर्तृहरि भी थे, एरिक्सन भी थे, सबको बिल्कुल। एक साथ समावेश कर देना, और सहज तरीके से, जिसमें तनिक भी ऐसा लग रहा था, शिवानी मैम की बात से मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे को सुलाया जाता है, बहुत प्यार से थपथपाया जाता है और बच्चा उसी में रमा रहता है। वैसे ही सर ने हमें रमा दिया अपनी बातों से, और हम रमे हुए थे, मंत्रमुग्ध हुए जा रहे थे, समय का पता नहीं चल रहा था। वो तो भला हो सर का कि सर ने समय देख लिया, नहीं तो समय का पता नहीं चल रहा था कि हम क्या सुन रहे और हैं। जी आलोक हम तो जी, ऐसी बताते भी नहीं। जी जी जी। बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रेरक टिप्पणियाँ हैं जो सर के लिए कही गई हैं। जितेंद्र पाटिल जी भी जो लिख रहे हैं, सर आप, मैं क्या कहूँ, ये जो शब्द हैं बेशक प्रतिभागियों के हैं, लेकिन हम सभी के मन में यही भाव है। जो बाबूगिरी जी ने कहा, विशेषण चुक गए हैं, पर बात अभी दिल में है। तो प्रश्न अगर हैं तो पूछें। हाँ, एक राजेश राव जी शायद कुछ कहना चाहते आपने हैं। जोड़ा है उन्हें। हमने जी, राजेश राव जी को जोड़ दिया है। सर 5 मिनट, और 5 मिनट में हम खत्म कर देंगे सर। गिरीश्वर सर। सर के फ़ोन की घंटी बज रही है। राजेश राव जी? जी। हाँ मैडम, मैडम नमस्कार। आलोक सर नमस्कार। अरे नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। पिछले लगभग 15 सालों से सर को मैं सुन रहा हूं, और हम लोग एक तरीके से सर के विद्यार्थी रहे हैं, सुनते सुनते बड़े हुए हैं। जब भी सर को, चाहे वो संस्कृति के सवाल पर, चाहे वो साहित्य के सवाल पर, चाहे राजनीति और समाज के अंतर्द्वंद्वों के सवाल पर, सर को जितनी बार सुनो मन नहीं भरता। अलग अलग आयाम, विद्वता और रसमयता का क्या अद्भुत संगम है, वो गिरीश्वर सर के व्याख्यान से, उनके बातचीत से और उनके लेखन से पता चलता है। सर, बहुत बहुत साधुवाद। मनोविज्ञान और साहित्य के अंतर संबंधों को कैसे आपने रसमयता के साथ प्रस्तुत किया है, कैसी विद्वता के साथ, सहजता और सरलता के साथ। ऐसा लगता है कि साहित्य शब्दों के द्वारा नहीं निकल रहा है, साहित्य आत्मा के द्वारा आप वक्तव्य दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस दौर में हैं कि आप जैसा विद्वान, आप जैसा सहज और सरल व्यक्तित्व मौजूद है। हमें याद है कि पिछले एफडीपी में जब हम सीपीडीएचई में कर रहे थे, वह व्याख्यान और आज का व्याख्यान, वह संस्कृति के सवाल पर था और आज मनोविज्ञान के सवाल पर है। अद्भुत वक्तव्य सर, अद्भुत विद्वता। सादर प्रणाम, नमस्कार, साधुवाद सर। थैंक यू राजेश भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी टिप्पणी आपने हम सब की ओर से। टिप्पणी जो सर के सामने रखी, वो
हृदय को छूने वाली थी, और आपको भी साधुवाद कि आपने हम सबके अंदर की बात सर के सामने रखी। और राजेश जी प्रबुद्ध हैं, इसमें कहीं कुछ वो नहीं है। एक सवाल है शिवानी मैम, ले लीजिए आप, शायद मोरे जी का सवाल है एक। पूछे वाला? हाँ नहीं, गौतम मौर्य जी वाला। जी जी जी, ले लीजिए यदि। आधुनिक मनोविज्ञान को NLP, उसके बारे में कुछ मार्गदर्शन करें। कुछ अस्पष्ट। NLP क्या है, मुझे भी समझ। हाँ, कुछ न्यूरो अस्पष्ट। लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, अच्छा, न्यूरो लिंग्विस्टिक, NLP। NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ओके, और ये कंप्यूटर, न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान, इनका सम्मिलित प्रयास है ये। और मैं नहीं समझता कि इसका विश्लेषण इतनी शीघ्रता से हो सकता है। तो सर मेरा एक इसके छोटा सा विषय में सवाल था, अगर आलोक जी मैं पूछ सकती हूँ? पूछिए पूछिए। जी कोयल जी। गिरीश्वर जी नमस्ते। नमस्ते। एक प्रेमचंद जी का उपन्यास कायाकल्प और हाँ। सत्यजीत रे जी का सोनार केल्ला, जिसमें पास्ट लाइफ के बारे में बताया गया है, पूर्व जन्म फिर पुनर्जन्म, इसके बारे में बताया गया है। और जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होती है, जो कि साइकोथेरेपी का एक हिस्सा होता है, क्या ये इन दोनों में कोई संबंध है? बहुत विकट प्रश्न है। पास्ट लाइफ थेरेपी की पुस्तक जो है वो बेस्ट सेलर है और पूरे संसार में खूब पढ़ी जा रही है। और मैं समझता हूँ कि वो पाठक की कमजोरी का फायदा उठा रही है। कितनी वो वास्तविक है मैं नहीं जानता, अच्छा, और उसके प्रमाण भी कोई नहीं है। कभी कभी कोई केस सुनाई पड़ता है, मैं समझता हूँ कि उस पर उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, उसको उतनी गंभीरता से लेने की भी आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पुनर्जन्म जो है एक विचार के रूप में कई तरह से देखा जा सकता है। पुनर्जन्म जो है वो आपको एक आश्वस्त भी देता है कि भाई ठीक है, और अवसर मिलेगा आपको। ये किस रूप में आप उसे ग्रहण करते हैं इस पर निर्भर करता है। और मुझे तो कुछ पता नहीं है कि पुनर्जन्म लेकर कोई हमसे आपसे मिलता है कि नहीं मिलता है, तो उसकी प्रामाणिकता पर न जाएं, लेकिन उसको आधार मान करके, ईश्वर को आधार मान करके आप सशक्त होकर के काम करते हैं। स्पिरिचुअल भावनाओं को लेकर के आप जो है वो समाज से जुड़ते हैं, देश से जुड़ते हैं। गांधी ने तो अक्षरशः अपने को स्पिरिचुअल कहा है और उस तरह से जीवन जीने की कोशिश की है, तो उनका जीवन तो प्रमाण है ईश्वर को मानने का। और वो कहते हैं कि हम तो सत्य की खोज ही जीवन भर कर रहे थे, और कभी कभी कुछ झलक हमको मिली है, वो सत्यनारायण भगवान जो है पूरे हमको अभी नहीं प्राप्त हुए। तो ये एक बड़ी कठिन विषय की प्रतिपादन की बात है कि पुनर्जन्म को कहाँ रखा जाए एक वैज्ञानिक प्रत्यय के रूप में। और जो पास्ट लाइफ थेरेपी, मुझे वो साहित्य के रूप में ही मैं उसे पढ़ता हूँ। बस आनंद लीजिए उसका, और उससे कुछ मनोरंजन हो, स्वस्थ मन लगे तो बड़ा अच्छा है। बस इससे अधिक न लें उसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिवानी मैम अंतिम सवाल ले लीजिए। एक सुजाता तेवतिया जी का कोई सवाल है हल्का सा, उस पर हम खत्म करते हैं आज का ये। बेहद महत्वपूर्ण वक्तव्य सर, उपयोगी सत्र रहा, बहुत सारी नई बातें जानने को मिली। फ्राइड की जो आलोचना स्त्रीवादियों ने की है उस पर भी कुछ प्रकाश डालें। उसके लिए हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा बहुत बड़ा विषय है, और मेरा ख्याल है कि फिर अगली बार भी उस पर चर्चा ना करें। अगली बार से। हाँ, पूरी फेमिनिस्ट राइटिंग और थियरी बहुत विस्तृत है। जी 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 जी। शिवानी मैम तो खत्म करते हैं आज का, अभी का, अच्छा। फिर लंच के लिए सर, धन्यवाद ज्ञापन कीजिए मैम। आप
हमारे अनुरोध का मान रखते हुए आपने अपना आशीर्वाद दिया। आप आए, व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर, इस वक्तव्य के दौरान भी आपके फ़ोन की घंटियाँ बजती रहीं अभी और सर आप की 2 बजे से लेक्चर है अगली, 2 जी, से 5 आपने बजे तक है। बताया। जी, जी। जी, तो जी। सर, साहित्य को एक नए कोण से समझने की एक मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से जब आपने हमें आईना दिखाया, तो किस एंगल से चित्र कैसा दिखता है, यह भी आपने बताया। नज़र के साथ नज़रिया, वह कितना महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात जो आपने कही, साहित्यता का बोध और अंतरात्मा से जो उद्वेलन होता है, तभी साहित्य की रचना भी होती है, साहित्य की समझ भी पैदा होती है, यानी रचनाकार हो या भावक हो या सामाजिक हो, दोनों के लिए वह उसके अंतर्मन की पकड़ बहुत ज़रूरी है। सर, बहुत-बहुत साधुवाद, आपने जो तीनों बिंदुओं को धन्यवाद। जोड़ते हुए हमारे सामने स्पष्ट किया। पुनः दोबारा हम सुनना चाहते हैं आपको। जरूर। जी सर। ज़रूर आएँ। प्रणाम नमस्कार, सर। प्रणाम। प्रणाम। सर।